हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर देखने को मिल जाता है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाता है, चाहे यूपी-पीसीएस का हो कर सकते हैं, या जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें देख लीजिए, आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या कर सकते हैं आरओ का एग्ज़ाम, वहाँ भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से जो है ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से बस जो फैक्ट है, जिससे रिलेटेड फैक्ट है, हम उसी पे चर्चा करेंगे, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बस एग्जाम में सॉल्व हो जाए। तो आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक परिचय देख लेते हैं, जनसंख्या का परिचय। तो इसमें हम आज देख लेते हैं सब समान परिचय कि जनसंख्या में क्या है कि परिचय। जनसंख्या सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ इसके ओवरव्यू। तो जनसंख्या किसे कहते हैं? देखिए, जनसंख्या क्या है कि जैसे कोई निश्चित क्षेत्र है, समय में जैसे कोई एक निश्चित जगह है, वहाँ पे कोई बहुत समय से निवास करते हैं, चाहे वो शहर हो चाहे वो ग्राम हो, दोनों जगह जो मानव की जो संख्या होती है, मनुष्य की जो संख्या होती है, उसे जनसंख्या कहते हैं। तो उसी तरीके से देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान रखता है। जब भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है तो पहले पे कौन रखता है? पहले पे चीन स्थान रखता है। तो जनसंख्या का जो निर्धारण होता है जनगणना के माध्यम से किया जाता है। इसी से रिलेटेड है नगरीकरण। जनसंख्या ही दो, इसीलिए हम हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो जनसंख्या और नगरीकरण दोनों साथ में पढ़ा जाता है, क्योंकि नगर कैसे डिसाइड होता है? जनसंख्या से ही डिसाइड होता है। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं जो आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी, कब हुई थी? 1749 में स्वीडन में हुई थी। यानी जो स्वीडन में हुई थी जनगणना, सबसे पहली बार जो जनगणना पूरे वर्ल्ड में हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? स्वीडन में हुई थी। फिर 1790 में सर्वप्रथम जो 10 की जनगणना का कार्य अमेरिका में हुआ था। जनगणना का कार्य देखिए स्टार्ट कहाँ पे हुआ? स्वीडन में हुआ, लेकिन ये 10 साल पे होगा तो इसका डिसाइड नहीं हुआ था। लेकिन 1790 में जो 10 की जनगणना की 10 साल में एक बार जनगणना होगा, तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो वो अमेरिका में हुआ था। अब भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। तो यहाँ पे उसी तरीके से जैसे स्वीडन में क्या है, देखिए स्वीडन में क्या है, जनगणना तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ था कि ये 10 की मतलब 10 साल में जनगणना हर साल मतलब 10 की वर्ष में होगा। उसी तरीके से भारत में जब जनगणना हुआ था तो 1872 में स्टार्ट हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड मियो जो थे उनके कार्यकाल में यह स्टार्ट हुआ था। फिर लेकिन 1881 में जो लॉर्ड रिपन आए तो उनके कार्यकाल में इसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा, जो आज भी जारी है। तो जनसंख्या जो होता है कितने साल में होता है? 10 साल में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि सबसे पहले कहाँ हुआ था पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में? स्वीडन में हुआ था। और उसमें भी देखा जाए तो 10 की जनगणना कब हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। और भारत में 1872 में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुआ था। तो यहाँ पे 10 की जो नहीं, बस यहाँ पे जनगणना केवल हुआ था। और 1881 में क्या हुआ? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इसे 10 वर्षीय अंतराल पर कराया जाने लगा, जो आज भी जारी है। अब इसमें हम देखते हैं जो भारत में 1911 से 1921 का जो दशक है, मतलब जो 10 साल, जो 1911 से 1921 के जो 20 का जनसंख्या में जो जगह है, वो सबसे वृद्धि दर जो थी न्यूनतम रही थी आज तक। इससे पहले मतलब कभी भी इतनी कम रेशियो में नहीं गया था। इसलिए 1921 जो महाविभाजक वर्ष कहलाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन में आया हुआ है कि महाविभाजक वर्ष कौन से 10 की जो जनसंख्या होती है कहते हैं। तो कब हुआ था? 1911 से जो 1921 का है, उसे क्या बोलते हैं? महाविभाजक वर्ष बोलते हैं। भारत में वर्ष 1872 में, अगर भारत में जो होता है 1872 की बात देखा जाए तो वर्ष 2001 की जो जनगणना है, जनगणना देखा जाए तो 15वीं जनगणना है। लेकिन जबकि स्वतंत्र भारत, जब भारत आजाद हुआ तो ये कौन सी है? 7वीं जनगणना है। देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार होगा। ठीक है, ये हमारे भारत के जो संविधान है वहाँ पे ये दिया गया है कि कहाँ पे, कौन से आर्टिकल में? 246। ये फैक्ट है, याद रखिएगा कौन से आर्टिकल में? 246 आर्टिकल में दिया गया है। भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयोग का होता है। तो किसका होता है? गृह मंत्रालय के जो अधीन महापंजीयन कार्यालय है उसके अंतर्गत, और जनगणना आयोग का होता है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो फील्ड अधिकारी होते हैं उनकी भी जिम्मे होती है। इन फील्ड अधिकारियों के प्रधान कौन होते हैं? जनगणना कार्य निदेशक होते हैं, जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में जनगणना
कराते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कौन सा है, यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि 1872 जो पहली बार भारत में हुआ था, तो अब तक कौन सा जनगणना थी, ये 15वीं थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में ये 7वीं जनगणना थी। आगे देखते हैं जनगणना 2011 का कार्य जो हुआ था कितने चरण में हुआ था। ये क्वेश्चन में आ चुका है कि कितने जो 2011 का जनगणना है कितने चरण में पूरा किया गया था। तो 2 चरण में पूरा किया गया था। पहले चरण में देखा जाए जो आवास के बारे में जानकारी ली जाती है, ठीक है, पहले जो चरण में हुआ था वहां पे क्या हुआ था कि आवास के बारे में जानकारी को शामिल किया गया था। इसमें मकान को देखा जाता है कि कैसे लोग रहते हैं, कैसा इस्तेमाल करते हैं, उपलब्ध सुविधाएं क्या है, उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी एकत्र की गई। तो दूसरे चरण में क्या है, दूसरे चरण में देखा जाए तो जनसंख्या गिनती का कार्य जो है देश भर में किया गया, इसे जनसंख्या गणना का नाम दिया गया। तो ध्यान रखिएगा जो जनसंख्या जनगणना है वो कौन से चरण में था, वो दूसरे चरण का टॉपिक था। ठीक है, आगे देखते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121.09 करोड़ है। ये फैक्ट याद रखिएगा, सीधा सीधा फैक्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है, तो कितनी 1.09 करोड़ है, जिसमें पुरुष की संख्या कितनी है 51.4% है और महिलाओं की संख्या कितनी है 48.53% है। अब भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई चीज बात करेंगे तो एक बार राज्य को हम देखेंगे, ठीक है, फिर एक बार केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि राज्य का पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश का पूछ रहा है। हमेशा जब भी हम कोई भी चीज देखेंगे तो राज्य का अलग देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश का अलग देखेंगे। तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है, और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, लक्षद्वीप है। आगे देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। देखिए यहाँ पे हमने बताया ना राज्यों को देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का जो क्रम है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, महाराष्ट्र है। फिर तीसरे पे क्या है, बिहार है। ठीक है, अब यहाँ देखिए जनसंख्या जब हम राज्य का देख लिए तो अब केंद्र शासित प्रदेश का भी देख लेते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से ही अभी हम जनसंख्या की दृष्टि से सब देख रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश का जो क्रम है, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, दिल्ली में है, फिर पुदुचेरी में है, फिर चंडीगढ़ में है। तो अब दूसरा तीसरा अगर नहीं याद होता ठीक है, लेकिन अब पहला कभी मत भूलिएगा। ठीक है, ये जनसंख्या की दृष्टि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। तो उसी तरीके से हम आगे देखते हैं। अब देखिए सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले राज्यों का क्रम क्या है, जहां सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ 10 सालों में, कहाँ हुआ, मेघालय में हुआ। कितना हुआ, 27.9%। फिर उसके बाद कहाँ हुआ था, अरुणाचल प्रदेश 26.0% हुआ। बिहार में कितना हुआ, 25.4% हुआ। ये 10 की वृद्धि दर है। ये सारे फैक्ट डेटा आप एकदम याद रखिएगा। 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे, सारे डेटा आपको लगभग याद हो जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं। अब हम लोग राज्य देख लिया, केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले देखिए दादर एवं नगर हवेली है, फिर दमन एवं दीव है, फिर पुदुचेरी है। तो दादर, नगर हवेली, दमन, दीव। अब जो अगला जनसंख्या जो 2022-21 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, जब ये दोनों आएगा तो ये दोनों एक में रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें जो 2011 की जनगणना हमें पढ़ रहे हैं, तो 2011 में दोनों अलग अलग है, तो इसलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो दादर और नगर हवेली में 55.9%, दमन एंड दीव में 53.8% और पुदुचेरी में 28.1% की क्या हुआ, वृद्धि दर रही है। आगे हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की जो संख्या के औसत को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन उतना महत्व नहीं, बस आप एक ओवरव्यू ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं केवल फैक्ट से आते हैं। तो क्या है, लोगों की संख्या के औसत को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 17.72% की 10 की वृद्धि के साथ भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ये फैक्ट डेटा है, आप इसको याद रखिएगा सीधा सीधा कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
जो कि 2001 जो जन घनत्व तो देखा जाए 325 से 57 अधिक है, अर्थात भूमि एवं संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। यानी पहले क्या था, 325 था, 325 से सीधा कितना हो गया, 382 हो गया था। जो 2001 का जनगणना था वो उसमें कितना था, 325 था, लेकिन जो 2011 का जनगणना हुआ तो वहां पे क्या हुआ, 57 अधिक यानी 382 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व में काफी भिन्नता है। ये तो केवल जो भारत का जनसंख्या जनगणना के आधार पे है कि ये कितना वृद्धि है। ये टोटल अगर देखा जाए भारत के जो स्टेट हैं, वो जो भारत के राज्य हैं, वो एक एवरेज पूरा मिलाया जाता है तो 17.72%। लेकिन अगर केवल राज्य के आधार पर देखा जाए तो दोनों सभी में क्या है, भिन्नताएं हैं। जो 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जहां जन घनत्व कितना है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए कितना हो गया, 17, और जबकि भारत में कितना है, 17.72 है। ये का सॉरी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग है। ठीक है, और वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में अगर केवल देखा जाए तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और वहीं बिहार में देखा जाए तो अधिकतम कितना है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। तो कितना अंतर आ जा रहा है। ठीक है, तो वर्ष जो 1901 में भारत का जन घनत्व मात्र कितना था, 77 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। तो ये फैक्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि वर्ष 1901 में भारत का जो जन घनत्व है कितना था, तो 77 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था, जो अब आगे हम एक टेबल के रूप में देखेंगे। तो जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय राज्यों का जो क्रम है क्या है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बिहार में है। कितना है, 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। फिर उसके बाद क्या है, पश्चिम बंगाल है, 1028 है। फिर उसके बाद केरल है। तो आपको पहला किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से कहाँ पे, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो घनत्व कहाँ पे है, बिहार में सबसे ज्यादा है। जब राज्य देख लें तो केंद्र शासित प्रदेश भी देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। दिल्ली कितना है, 11,320 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, चंडीगढ़ है, 9,258 है। फिर पुदुचेरी है, 2,547 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से अगर न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्य देखा जाए तो हमने क्या देखा, अभी हमने सबसे ज्यादा जो घनत्व है सबसे पहले कौन पे है, तो उसको हम देखा, फिर केंद्र शासित में देखा। अब क्या है कि न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्य देखेंगे। फिर न्यूनतम जन घनत्व वाले राज्य देखेंगे तो इसमें हम केंद्र शासित प्रदेश भी देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा जब भी हम राज्य देखेंगे तो वहां पे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश दोनों हमेशा देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये फैक्ट और ये फैक्ट दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा और सबसे कम। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है, 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या है, मिजोरम में है, 52 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। फिर सिक्किम में है, 86 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। अब हम केंद्र शासित प्रदेश में भी देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में क्या है कि देख लेते हैं कि न्यूनतम जनघनत्व वाले कौन से हैं। तो सबसे कम कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितना है, 86 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। दूसरे पे क्या है, दादर एवं नगर हवेली, 700 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। तीसरे पे क्या है, लक्षद्वीप, 2149 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आगे हम कुछ नोट्स है उसको देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या का जो सर्वाधिक हिस्सा 50% से भी अधिक जो है वर्तमान में क्या है, कृषि व उससे संबंधित गतिविधियों से संलग्न है। मतलब उसी में हमेशा 50% जो अधिक आबादी है किस पर निर्भर है, वो तो कृषि या उसके जो अन्य संसाधन है उस पर निर्भर है। तो कृषि जो जनसंख्या है, कृषक, कृषि मजदूर और उनके परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, इसमें कुल जनसंख्या का कृषि भूमि के संदर्भ में घनत्व मापना भी प्रासंगिक था। आगे देखते हैं जो कायिक घनत्व होता है। ठीक है, उसका कुछ फार्मूला होता है। ये फार्मूला अक्सर एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लीजिए कैसे निकालते हैं। कुल जनसंख्या कितना है और फिर निवल कृषि क्षेत्र कितना है, उसमें हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर कृषि घनत्व क्षेत्र हमें निकालना होता है, तो कुल कृषि जो जनसंख्या होती है उसको निवल कृषि से भाग दे देते हैं, तो ये हमारा निकल जाता है। आगे देखते हैं 1901 से 2001 तक भारत का जो जनसंख्या घनत्व है उसके बारे में हम टेबल के रूप में देख लेते हैं। तो जो वर्ष 1901 में है, देखिए सबसे जनसंख्या जो जन घनत्व है सबसे कम कब रहा है अब तक में, तो 77 रहा है, 77 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहा है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो 2011 में है, कितना है, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। तो बस आप पहला और ये 2011 का जो डेटा है आप उसको याद रखिएगा। बाकी अब एक बार डेटा आपको ओवरव्यू देखना हो तो पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, हमारा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
ठीक है। तो आइए अब हमने यहाँ पे बस हम दो ही फैक्ट था महत्वपूर्ण जो हम उसी के बारे में केवल चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं लिंगानुपात, जिसे सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात समाज में एक निश्चित काल के दौरान पुरुषों एवं महिलाओं के बीच प्रचलित जो समानता को मापने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संकेत है। ठीक है, लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ध्यान रखिए कि ये फैक्ट है। कभी कभी यहाँ पे पूछ लिया जाता है लिंगानुपात कितने पुरुषों की तुलना में की जाती है, तो कभी दे देगा क्वेश्चन में 100 दे देगा, कभी 1000 दे देगा, तो कभी 10,000 दे देगा। तो आपको टिक किस पे मानना है? तो 1000 पुरुषों की तुलना में मानना है। आगे देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है कितना है? 943 है। ये डेटा आप याद रखिएगा, कितना है लिंगानुपात भारत का? 943 है, जो यह प्रदर्शित करता है कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम है। 2001 में ये कितना था? 933 था, अर्थात पिछले दशक की अपेक्षा में देखा जाए तो इसमें 10 अंक का सुधार हुआ था। यानी 2001 में क्या था? कितना था? 933 था, और 2011 में जनगणना हुआ था तो कितना था? सेक्स रेशियो इसका 943 था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य देखते हैं, सबसे ज्यादा कहाँ पे है? केरल में कितना है? 1084 है। फिर तमिलनाडु में देखा जाए तो 996 है। आंध्र प्रदेश में कितना है? 993 है। तो ये पूरा देखा जाए तो साउथ इंडिया में ही लिंगानुपात अच्छा है। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेश में भी हम देख लेते हैं कि जो लिंगानुपात है उसका क्या है। पुदुचेरी में कितना है? 1037 है। लक्षद्वीप में कितना है? 946 है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना है? 876 है। तो 1901 के बाद देखिए 1901 में कितना था? 77 था। ठीक है, जनघनत्व के बाद कुछ अपवादों को अगर छोड़ के देखा जाए तो लिंगानुपात में लगातार क्या हुआ है? गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, लिंगानुपात का न्यूनतम वर्ष कौन सा था? 1991 में कितना था? 927 केवल था। सबसे न्यूनतम दर कौन सा था? 1991 में जब जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार कितना था? 927 था। लिंगानुपात के परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति पड़ोसी देशों के साथ इस प्रकार है। चीन में कितना है? 926 है। पाकिस्तान में, ये देखिए कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है लेकिन ये हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपीपीसीएस के लिए ऐड कर दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चीन में कितना है? 926 है। पाकिस्तान में कितना है? 943 है। बांग्लादेश में 978 है। नेपाल में कितना है? 1014। श्रीलंका में 1034 है। म्यांमार में कितना है? 1048 है। अब हम देखते हैं साक्षरता। साक्षरता भी हम देख लेते हैं। साक्षरता भी हमें दो चीजों में देखना है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दोनों में हमें देखना है। तो 7 वर्ष तथा जो उससे ऊपर की आयु के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी भाषा को पढ़ने और लिखने में सक्षम हो को साक्षर कराते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा जो पढ़ने और लिखने में है, यदि कोई पढ़ना जानता है, ठीक है, यदि कोई पढ़ना जानता है और लिखना नहीं जानता है तो वो साक्षर नहीं कहलाता। तो ध्यान रखिएगा पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए, तभी वो साक्षर कहलाते हैं। वह व्यक्ति जो पढ़ तो सकते हैं परंतु लिख नहीं सकते हैं, उन्हें साक्षर नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो पढ़ सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते हैं तो उन्हें साक्षर नहीं कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। ये डेटा आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, इसको अब इसको भूलिएगा मत। कितना है? 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? देखिए पुरुष भी आ गए, महिला भी। अब जहां पे हम पढ़ेंगे, अभी तो हम राज्य केंद्र शासित प्रदेश पढ़ रहे थे, अब हमें पढ़ना है एक तो ओवरऑल देखेंगे, पूरा देखेंगे टोटल कितना है भारत का, फिर उसमें देखेंगे पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसमें पुरुष साक्षरता कितना है? 82.14% है, और महिला जो साक्षरता है कितना है? 65.46% है। इस प्रकार जो पुरुष एवं महिला जो साक्षरता में लगभग कितने अंतर है? तो 16.68% का अंतर मौजूद है। ये फैक्ट डेटा है, ये एग्जाम में आया वो है कि जो पुरुष और महिला में कितने प्रतिशत का अंतर मौजूद है? 16.68% का अंतर मौजूद है। स्वतंत्रता के बाद 1951 में भारत की जो साक्षरता दर मात्र कितनी थी? 18.33% थी, जिसमें पुरुषों की कितनी थी? 27.16% थी और महिलाओं की 8.86% थी। तो उस समय सोच सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति कितनी बुरी थी साक्षरता में। आगे देखते हैं, अब इसमें हम कुछ फार्मूला है, इसको भी देख लेते हैं। अशोधित साक्षरता दर कैसे निकालते हैं? जो कुल साक्षर लोगों की संख्या है उसको बटे देश की कुल जनसंख्या इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देश की जो कुल जनसंख्या है उससे डिवाइड करेंगे, फिर उसको ब्रैकेट में ही ये
इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर प्रभावी साक्षरता दर हम निकालेंगे कैसे, जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षरों की संख्या आती है। यहाँ पे साक्षरों की संख्या उसी को माना जाता है जो पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं। फिर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की क्या है, कुल जनसंख्या है, ठीक है, यानी इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देख लेते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। तो राज्य हम देखेंगे, फिर केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। पहले हम राज्य देख लेते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, तो केरल में है। कितना है, 94.0% है, यानी 94% है। मिजोरम में कितना, 91.33% है। गोवा में कितना है, 88.70% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो क्या है, लक्षद्वीप है। कितना, 91.85% है। दमन और दीव में 87.10% है। अंडमान निकोबार में कितना है, 86.63% है। अब न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य देख लेते हैं। हमने तो पहले देख लिया कि अधिकतम साक्षरता कहाँ पे, केरल में है, ठीक। अब हम न्यूनतम भी देख लेते हैं। बिहार में क्या है, 61.80% है। फिर अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 65.40% है। राजस्थान में कितना है, 66.10% है। फिर न्यूनतम साक्षरता वाले जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे कम कहाँ है, दादर एवं नगर हवेली में कितना है, 76.20% है। फिर 85.80% है। चंडीगढ़ में कितना है, 86.05% है। इसमें कुछ नोट है, देख लेते हैं। डिजिटल जेंडर एटलस, ये यूपीपीसीएस और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके अवसर पर 9 मार्च 2015 को किशोरियों की शिक्षा की प्रगति के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो साक्षरता विभाग कहाँ आता है, किसके अंतर्गत, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। द्वारा डिजिटल जेंडर एटलस जारी किया गया। डिजिटल जेंडर एटलस को यूनिसेफ की सहायता से विकसित किया गया है। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, जो अल्पसंख्यक, दिव्यांग जैसे हाशियों पर आने वाले समूहों की लड़कियों की शिक्षा के बारे में आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें जो कौन कौन से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक और दिव्यांग जैसे जो आने वाले लड़कियों के बारे में यहाँ पे शिक्षा के बारे में बात की गई है। जो इसका उद्देश्य है क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या है, विकलांग किशोरियों सहित असुरक्षित किशोरियों, मतलब यहाँ जो लड़कियां हैं उनके बारे में बात किया जाता है, को एक समान शिक्षा सुनिश्चित कराना है। इस राज्यों को शिक्षा नीति बनाने और लागू करने में मदद मिलेगी इससे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो शिक्षा है उनको देना। आगे देखते हैं नगरीय क्षेत्र। नगरीय क्षेत्र देखिए किसे कहते हैं, नगरीय क्षेत्र जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय क्षेत्र को 2 श्रेणियों में परिभाषित किया गया है। कौन कौन सा, एक वैधानिक नगर, एक जनगणना नगर। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वैधानिक नगर। वैधानिक नगर क्या होता है, वैधानिक नगर से देखिए क्या मतलब है, ऐसे सभी क्षेत्रों से जहां नगर पालिका समिति, नगर निगम, कैंटोनमेंट जिसे छावनी बोर्ड भी कहते हैं, बोर्ड आदि स्थानीय निकाय हो। तो वैधानिक नगर कहाँ होगा, जहाँ नगर पालिका होगा, नगर पालिका समिति होगा, नगर निगम होगा, या फिर कह सकते हैं कंटेनमेंट जोन या छावनी बोर्ड आदि होगा, ठीक है। जनगणना नगर, अब देखिए जनगणना नगर से मतलब क्या है, जनगणना नगर किसे कहते हैं कि सभी क्षेत्र से जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करे। तो अब कौन कौन से मापदंड है, 3 मापदंड है, उसमें देखिए कौन कौन सा जनगणना नगर का, जिसकी न्यूनतम जनसंख्या कितनी हो, 5000 हो, जिसकी न्यूनतम जनसंख्या कितनी हो, 5000 हो। और उसमें क्या है, पुरुषों की कार्यशील जो जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, मतलब जो भी उसमें पुरुष हैं। ऐसा नहीं है, भारत की जो संख्या कृषि पे निर्भर है कि 50% से ज्यादा जो है कृषि पे लगी हुई थी। तो यहाँ पे क्या है, 75% से अधिक जो जनसंख्या हो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, मतलब कि कृषि न करता हो, दूसरे किसी काम में बिजी हो, ये कार्य करता हो, ठीक है। उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ये है, अगर ये पूरा करता है तो क्या कहलाएगा, जनगणना नगर कहलाएगा। ऐसे नगर को जहां की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक है तो उसे क्या बोला जाता है, सिटी की संज्ञा दी गई है, मतलब शहर कहा जाता है। यानी शहर कैसे कहा जाएगा, जब 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो उसे शहर का दर्जा दे दिया जाता है। भारत में सर्वाधिक जो नगर देखा जाए जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन सा है, तो गोवा है,
मिजोरम है, तमिलनाडु है एवं केरल है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नगर वाला जो राज्य है कौन सा है, गोवा है। ठीक है, आगे देखते हैं। जबकि न्यूनतम, नीचे बहुत ज़्यादा आगे माइनस कर लीजिए, न्यूनतम शहर जनसंख्या प्रदेश कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश। यानी अगर देखा जाए न्यूनतम शहरी जनसंख्या, यानी शहर में जो जनसंख्या है न्यूनतम हो, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, बिहार में है, असम में, उड़ीसा और मेघालय में है। तो आपको पहला हमेशा याद रखना है, पहला कौन सा है इधर, हिमाचल प्रदेश है, और दूसरा जो सबसे अधिक है कौन सा है, गोवा है। ठीक है, अगला हमारा जो है क्या है, नगरीकरण है। ठीक है, नगरीकरण हम देखते हैं, किसी क्षेत्र या नगर की जनसंख्या, आकार, संरचना और कार्मिक क्षेत्र में तथ्यात्मक परिवर्तन को ही नगरीकरण कहते हैं। तो नगरीकरण में देखिए, महानगर क्या होता है, ठीक है, जिस नगर या शहर की जनसंख्या क्या हो, 10 लाख या उससे अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, महानगर कहते हैं। ठीक है, भारत के प्रमुख महानगर निम्नलिखित हैं। जैसे देखा जाए 10 लाख से जो अधिक जनसंख्या है तो कौन कौन सा, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, इंदौर है, लखनऊ है, पणजी है, त्रिवेंद्रम है आदि। ठीक है, अब भारत के प्रमुख महानगर है देखते हैं। तो भारत के जो प्रमुख नगर है कौन सा, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देखते हैं तो मुंबई है 18.41 मिलियन। तो अब 1 मिलियन में बताइएगा कितने लाख होते हैं कमेंट में। ठीक है, दिल्ली 16.31 मिलियन है, कोलकाता में क्या है 14.11 मिलियन है, चेन्नई में 8.70 मिलियन है। आगे हम देखते हैं भारत में 10 लाख या अधिक जो उससे जो जनसंख्या है, 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश है, आप इसको पीडीएफ में देख लीजिएगा, हम बस है 7 है उत्तर प्रदेश में। देखा जाए तो कानपुर है जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, तो केरल में 7 जिला हैं, महाराष्ट्र में 6 हैं, मध्य प्रदेश में 4 हैं, गुजरात में 4 जिला हैं, झारखंड में 3 है, कर्नाटक में 1 है, तमिलनाडु में 4 है, आंध्र प्रदेश में 3 है, राजस्थान में 3 है, पंजाब में 2 है, बिहार में केवल 1 है, पटना है, पश्चिम बंगाल में 2 है, कोलकाता है, आसनसोल है, हरियाणा में केवल 1 है, छत्तीसगढ़ 2 है, दिल्ली तो 1 ही है, जम्मू कश्मीर में 1 है, चंडीगढ़ है। तो ये फैक्ट है, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं, बस हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि महानगर किसे कहते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 40 लाख जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, लगभग 44 है, जो 2001 में 35 है। जबकि 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, 9 है। तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, हम आपको बता रहे हैं बस। मेगा सिटी अब देखिए किसे कहते हैं, मेगा सिटी किसे कहते हैं, ऐसे नगर या शहर, ठीक है, जिनकी कुल नगरीय जो जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो उन्हें क्या कहते हैं, मेगा सिटी कहते हैं। ठीक है, 1 लाख से अधिक शहर कहते हैं, 10 लाख से अधिक महानगर कहते हैं। अब हम मेगा सिटी को देख रहे हैं। भारत में प्रमुख मेगा सिटी कौन कौन से हैं, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। ठीक है, नोट, एक सर्वे के अनुसार अगर देखा जाए तो वर्ष 2030 तक हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद शहर भी क्या होगा, मेगा सिटी के अंतर्गत में शामिल हो जाएगा। तो अभी केवल मेगा सिटी में कौन कौन सा है, मुंबई है, दिल्ली है और कोलकाता है। तो मेगा सिटी कैसे बोलते हैं, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो। आगे हम देखते हैं आयु वर्ग, एज ग्रुप के बारे में हम देखते हैं। समांतर जनसंख्या को 3 विस्तृत आयु वर्ग में विभाजित किया जाता है। तो कितने आयु वर्ग में विभाजित किया जाता है, 3 में, ध्यान रखें। कौन सा है, बाल आयु वर्ष, प्रौढ़ आयु वर्ष, वृद्ध आयु वर्ष। जो बाल आयु वर्ष होता है कितने, 0 से 14 वर्ष के जो होते हैं उन्हें कहते हैं, और जो प्रौढ़ आयु वर्ग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, 15 से 64 वर्ष कहते हैं, और 64 वर्ष से अधिक जो होते हैं उन्हें वृद्ध आयु वर्ग कहते हैं। कि यदि किसी देश की बाल आयु वर्ग जनसंख्या 40% से अधिक है तो उस देश की जनसंख्या प्रगतिशील होती है, क्योंकि वहाँ पूर्व कार्यबल होती है। वृद्ध आयु वर्ग को वरिष्ठ वर्ग की संज्ञा भी प्रदान की गई है। माना जाता है कि जब किसी देश में इस आयु वर्ग में 8% से कम जनसंख्या होती है तो वह प्रगतिशील जनसंख्या कहलाती है। जनांकीय लाभांश हम देख लेते हैं। ठीक है, जनांकीय लाभांश जनसंख्या की संरचना में मानव संसाधन के सकारात्मक और सतत विकास को दर्शाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं किसी देश के कार्यशील वर्ग जो स्वस्थ, शिक्षित और सशक्त हो को शामिल किया गया है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्वस्थ भी हो और शिक्षित भी हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत की गणना जनांकीय लाभांश
वाले देश के रूप में की जाती है, अर्थात 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। और आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष के दो उपवर्ग हैं, इसमें हम देख लेते हैं। एक 15 से 39 वर्ष के होते हैं, एक 40 से 64 वर्ष के होते हैं। जो 15 से 39 आयु वर्ग के होते हैं उन्हें युवा वर्ग भी कहा जाता है। जो 40 से 64 आयु वर्ग के अधिक क्रियाशील तथा उत्पादक होता है। जनांकी लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड उल्टा बनेगा। इसका जो पिरामिड है इसका अलग से कंसेप्ट में चर्चा करेंगे। निर्भरता अनुपात देखते हैं। निर्भरता अनुपात क्या, उत्पादक या कार्यशील जनसंख्या जो 15 से 64 आयु वर्ग के होते हैं उन्हें बोला जाता है कि तुलना में अनुत्पादक जनसंख्या 15 से कम लेकिन 65 से अधिक आयु वर्ग का अनुपात क्या होता है, निर्भरता अनुपात कहलाता है। क्योंकि जो 15 से कम बच्चे होते हैं उनको मम्मी पापा पे डिपेंड रहते हैं, और जो 65 से ऊपर होते हैं जो वृद्ध हो जाते हैं तो वो भी किसी पे डिपेंड हो जाते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, निर्भरता अनुपात कहा जाता है। यह सूचकांक गरीब तथा विकासशील देशों में उच्च पाया जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत देखिए क्या होता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉम्पसन नोटेस्टीन को माना जाता है। बाद में कोलिन क्लार्क ने इसमें संशोधन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी समाज की प्रारंभिक अवस्था में जब वह ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित होता है तब जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कारण जब भी यह समाज नगरीय, औद्योगिकी एवं शिक्षित हो जाता है तो जन्म दर एवं मृत्यु दर क्या होती है, कम हो जाती है। यानी अधिक कब होती है, जब ग्रामीण क्षेत्र होता है, खेतिहर होता है और शिक्षित होता है तो वहाँ पे मृत्यु दर और जन्म दर क्या होती है, उच्च होती है। जब वही समाज शिक्षित हो जाता है, नगर में रहने लगता है, औद्योगिक हो जाता है, शिक्षित हो जाता है तो जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ परिवर्तन विभिन्न चरणों में होता है जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकी चक्र कहा जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं समाज की अवस्था। यदि ग्रामीण है, खेतिहर है, अशिक्षित है तो क्या होता है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होता है। और नगरी है तो उसमें क्या होता है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होता है। आगे हम देखते हैं जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। 2001 से 11 ऐसा दशक है जिसमें वास्तविक रूप से पिछले दशक की तुलना में लगभग जनसंख्या वृद्धि दर कम रही है। 0 से 6 वर्ष तक की आबादी वाले बच्चों की कुल संख्या लगभग 16 करोड़ 45 लाख है, जिनमें 2001 के बाद लगभग 7 लाख बच्चे जुड़े हैं। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या में उत्तर प्रदेश क्या है, 3 करोड़ 7 लाख, बिहार 1 करोड़ 91 लाख, महाराष्ट्र 1 करोड़ 33 लाख, मध्य प्रदेश और राजस्थान का कुल योगदान लगभग 56% है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या सन 2001 में देखा जाए तो इतना था, इससे बढ़कर 2011 में इतना हो गया। ठीक है, बालकों की संख्या 2001 में इतना था, इससे बढ़कर इतना हो गया। तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या कितना है, 13.59% है। ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखिए। 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या है, कुल जनसंख्या कितना है, 13.59% है, जबकि 2001 में यह आंकड़ा 15.9% था। इस तरह इन बच्चों की संख्या में 2.8% की गिरावट देखी गई है। कितनी गिरावट देखी गई है, 2.8% की गिरावट देखी गई है। राष्ट्रीय लिंगानुपात में 10 अंकों की वृद्धि देखी गई है और 2001 की जनगणना कितनी थी, 933 स्त्री प्रति 1000 पुरुष से बढ़कर कितना हो गया था, 943 तक पहुंच गया था। ये सब कुछ रिवीजन फैक्ट है, हम उसी को में कंपेयर कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे ये मैन फैक्ट, तो 1971 की जनगणना के बाद से 10 सबसे उच्च लिंगानुपात है, यानी 1971 में जनगणना देखा जाए तो उसके बाद सबसे उच्च लिंगानुपात है। 2 प्रमुख राज्य जम्मू कश्मीर और बिहार में लिंगानुपात में 2001 की जनगणना तुलना में क्या हुई है, गिरावट दर्ज की गई है। तो कौन से 2 राज्य में है, जम्मू कश्मीर और बिहार में। 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे का लिंगानुपात कितना है, 919 है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, मिजोरम, चंडीगढ़, केरल, अंडमान निकोबार देशों के 6 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिंगानुपात में वृद्धि देखी गई है। और शेष सभी 22 राज्यों जो केंद्र शासित या संघ प्रदेश हैं, इसमें लिंगानुपात में क्या है, जनगणना की तुलना में गिरावट देखी गई है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट होता है। तो 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे में सर्वाधिक लिंगानुपात है तो किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 972 है।
मिजोरम में कितना है 970 है, और मेघालय में कितना है 970 है। आगे देखते हैं 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, तो हरियाणा में कितना है 834 है। तो आप यहाँ भी स्थिति देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है। और जबकि पंजाब में कितना है 846 है, नीचे से दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा नीचे से क्या है दूसरे स्थान पर है। और साक्षरता दर 2001 में कितना था 64.84% के मुकाबले 2011 में देखा जाए 74.04% हो गई है। तो यहाँ पे हम बार बार 2001 से तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2001 से तुलना अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि अभी 2001 के बाद 2011 में हुआ। अब जब 2021 वाला जनगणना आएगा तो उसका तुलना 2011 से की जाएगी, तो इसलिए हमेशा तुलना एक पीछे से किया जाता है। तो 2001 में 64.84 था, 2011 कितना है 74.04% था। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि भारत 2050 तक विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का लगभग 20.13 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का कितना है 16.6% है। तो देश की कुल जनसंख्या कितना है 16.6% है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। तो कहाँ कहाँ पे नहीं है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में किसी भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं है। जनगणना 2011 के विशिष्ट तथ्य, ठीक है, इसमें कौन कौन से तथ्य है। जो वर्ष 2011 की जनगणना के कौन आयुक्त थे, डॉक्टर सी चंद्र मौली थे। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। तो आयुक्त कौन थे, डॉक्टर सी चंद्र मौली थे। जनगणना 2011 का शुभांकर क्या था, प्रगणक शिक्षा थी। इसका आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। इस जनगणना में कुल कितने सवाल थे, तो 29 सवाल शामिल किए गए थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 2011 की जनगणना में कितने सवाल शामिल किए गए थे, तो 29 सवाल शामिल किए गए थे। भारत में विश्व का 70.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की कुल जनसंख्या के बराबर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से हैं, देखिए ये फैक्ट कुछ हैं, ये इतना नॉट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि जनसंख्या कहीं से भी आपका क्वेश्चन छूटने ना पाए। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से हैं, तो महाराष्ट्र के एक ठाणे जिला और पश्चिम बंगाल जो उत्तरी 24 परगना जिला है, ये 2 महत्वपूर्ण क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिला हैं पूरे भारत में। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र है, जहाँ घनत्व केवल 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुमे देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 113.5% वाला जिला है। अभी हम यहाँ पे जिला की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से जिले में है, महाराष्ट्र के ठाणे में और उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल का। और सबसे कम क्या है, दिबांग घाटी न्यूनतम आबादी वाला है, और यहाँ पे जनघनत्व क्या है 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है कि कुरुंग कुमे जो देश का सर्वाधिक जनसंख्या है, वृद्धि दर कितना है 113.5% वाला जिला है। नागालैंड के लोंगलेंग जिले में क्या है, नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई, वो भी कितना -58.39% दर्ज की गई है। तो यहाँ पे नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर नोट की गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का सर्वाधिक जन घनत्व 37,386 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है। पुदुचेरी का माहे जिला सर्वाधिक लिंगानुपात है, यहाँ कितना है 1176 वाला है। दमन एवं दीव का दमन जिला न्यूनतम लिंगानुपात केवल 533 वाला जिला है, तो यहाँ सबसे बुरा हाल है, कितना है 533 है। मिजोरम के शेरछिप जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, कितना है 98.76% दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देश का न्यूनतम साक्षरता वाला केवल 37.22% वाला जिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपको पीसीएस और ईएससी के लिए करा दिए हैं। अब हम देखते हैं एक ओवरव्यू टेबल के फॉर्म में सर्वाधिक कितना है, और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है और बढ़ते कम। तो यहाँ पे सर्वाधिक है, यहाँ पे क्या है न्यूनतम है। तो जनसंख्या देखा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, और सबसे कम कहाँ पे है, सिक्किम में है। और जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, दिल्ली में है, और सबसे कम क्या है, लक्षद्वीप में है। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, मेघालय है,
और वहीं 10 की जनसंख्या देखा जाए सबसे कम क्या है, नागालैंड में है। तो यहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है। हमने साथ में इसको चर्चा कर रखा है ताकि आपको आसानी से याद करने में आसानी हो। हम केवल यहाँ पे पहला चर्चा कर रहे हैं, आप दूसरा हमारे PDF से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 10 की जनसंख्या वृद्धि दर केंद्र शासित में कितना है, सबसे ज्यादा दादर एवं नगर हवेली में कितना है, 55.9% है। वही न्यूनतम कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप में 6.3% है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बिहार में है 1106 है। न्यूनतम कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है सबसे ज्यादा, तो दिल्ली में है। और सबसे कम कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है। आगे देखते हैं कि सबसे ज्यादा क्या लिंगानुपात में राज्य में कौन सा है, सबसे अधिक देखिए केरल में है 1084 है। और सबसे कम कहाँ पे है, हरियाणा में 879 है। लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो पुदुचेरी है 1037 है। लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम दमन एंड दीव में कितना है, 618 है। शिशु लिंगानुपात में सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे जो है अरुणाचल प्रदेश से कितना है, 972 है। और न्यूनतम कहाँ पे है, तो हरियाणा में है कितना है, 834 है। आगे हम देखते हैं शिशु लिंगानुपात के शासित प्रदेश में देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना है, 968 है। और न्यूनतम कहाँ पे है, तो दिल्ली में कितना है, 871 है। साक्षरता दर की बात करें तो राज्य में बात करें तो केरल सबसे ज्यादा है, साक्षरता दर में 94% है। और वहीं बिहार में देखा जाए तो सबसे कम है, कहाँ पे, 61.08% है। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर साक्षरता दर देखा जाए तो लक्षद्वीप में कितना है, 91.8% है। और वहीं न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो दादर एवं नगर हवेली में कितना है, 76.2% है। और पुरुष साक्षरता दर में देखा जाए, राज्य में देखा जाए तो केरल सबसे ज्यादा है, पुरुष में 96.1% है। और न्यूनतम देखा जाए तो पुरुष साक्षरता में बिहार है 71.2% है। तो पुरुष हम देख लेते हैं, महिला भी देख लेते हैं। महिला साक्षरता दर कहाँ पे सबसे अधिक है, तो केरल में है। तो केरल में कितना है, 92.1% है। यानी पुरुष और महिला में केरल ही दोनों नंबर पे, पहले नंबर पे केरल ही है, 92.1% महिला है। और बिहार में भी देखा जाए तो बिहार में कितना है, 51.5% है। यानी जो पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दर था तो दोनों बिहार ही है। ठीक है। पुरुष साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो क्या है, लक्षद्वीप है, कितना है, 95.5% है। वहीं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो कौन सा है, दादर एवं नगर हवेली है, कितना है, 85.1% है। महिला साक्षरता दर देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में तो कौन सा है, लक्षद्वीप है, 87.9% है। वहीं महिला साक्षरता दर देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में दादर एवं नगर हवेली कितना है, 64.3% है। अब हम देखते हैं अनुसूचित जाति जनसंख्या, राज्य में देखते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो वह है उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति संख्या कहाँ पे है, तो मिजोरम में है, कितना है, 1218 है। अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत देखिए, अब हम प्रतिशत देखते हैं, यहाँ पे क्या है, जनसंख्या देखिए। अब हम क्या करेंगे, जनसंख्या प्रतिशत देखेंगे, दोनों में डेटा चेंज हो जाता है, आपको शब्द पे ध्यान देना है। पंजाब में देखा जाए तो 21.9% है। वही अनुसूचित जाति संख्या का प्रतिशत देखा जाए तो न्यूनतम कहाँ पे है, मिजोरम में है, कितना, 0.1% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप में क्या है, 94.79% है। और न्यूनतम कहाँ पे है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत, तो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, कितना है, 0.56% है। आगे देखते हैं ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्र में। तो वहीं अगर देखा जाए न्यूनतम कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। और जनसंख्या जो प्रतिशत में है तो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, कितना है, 89.9% है। और जनसंख्या न्यूनतम कहाँ पे है प्रतिशत में, तो वो है गोवा में है, कितना है, 37.83% है। और शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो है सबसे अधिक कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है, ठीक है। तो शहरी जनसंख्या प्रतिशत राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कितना है, गोवा है, 62.17% है। और वही शहरी जनसंख्या न्यूनतम जो शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है, कितना है, 10.03% है। आगे हम कुछ नोट देखते हैं। पुदुचेरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करते हैं। तो उतना फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए। अब हम देखते हैं धर्म आधारित जनगणना। धर्म आधारित जनगणना 2011।
तो भारत की जनगणना 2011 के अंतर्गत धर्म आधारित जनगणना भी कराई गई, जिसके आंकड़े 25 अगस्त 2015 को महापंजीयक और जनगणना आयोग ने जारी किए हैं। तो 2011 की जनगणना कब जारी किया गया था? 25 अगस्त 2015 को जारी किया गया था। इसके कुछ मुख्य बिंदु है। इसमें कुल जनसंख्या में 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों को, अर्थात 6 प्रमुख धार्मिक कौन से हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन के अलावा अन्य धर्मों, धारणाओं एवं धर्म जो नहीं बताया में बांटा गया है। निम्न सारणी के धर्मानुसार जनसंख्या, उनकी वृद्धि और लिंगानुपात को समझा जा सकता है। तो एक टेबल के फॉर्म में हम देखते हैं। तो आइए हम धर्म के बारे में सबसे पहले देखें। ये देखिए जनसंख्या है, किसमें दिया है? करोड़ में दिया है। जनसंख्या प्रतिशत दिया है, इतना है। और 10 की वृद्धि दर है, कितना है? लिंगानुपात हम देखेंगे। ये हम 4 चीज़ यहाँ देखेंगे। हिंदू में क्या है? 96.63 करोड़ है। और इसकी जो प्रतिशत है कितना है? 79.8% है। 16.8% क्या है? 10 की इसकी वृद्धि दर है। और लिंगानुपात क्या है? 931 है। अब मुस्लिम में देखा जाए तो 17.22 करोड़ है। 14.2% इनकी जो जनसंख्या प्रतिशत है इतनी है। 24.6% 10 की वृद्धि दर है। और लिंगानुपात कितना है? 936 लिंगानुपात है। ईसाई धर्म में देखा जाए तो 2.8 करोड़ है। 2.3% इनकी जनसंख्या प्रतिशत है। और जो इनकी प्रतिशत वृद्धि है कितना है? 15.5% इनकी वृद्धि है। और लिंगानुपात कितना है? 1006 है। सिख में देखा जाए, सिख में क्या देखा जाए तो इनकी जनसंख्या कितनी है? 2.08 है। और जो इनकी जनसंख्या प्रतिशत है कितना है? 1.7% है। और 10 की वृद्धि दर कितनी रही है इनकी? 8.4% रही है। और जो लिंगानुपात है कितना है? 893 है। बौद्ध धर्म में देखा जाए तो कितना है? 0.84% है। और इनकी जो जनसंख्या है प्रतिशत है कितनी है? 0.7% है। और जो 10 की वृद्धि दर है कितना है? 6.1% है। और लिंगानुपात कितना है? 953 है। जैन धर्म कितना है? इनकी जनसंख्या 0.45 करोड़ है। और जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो इनका है 0.4%। और 10 की वृद्धि दर कितनी है? 5.4%। और लिंगानुपात कितना है? 940 है। अन्य धर्म में अवधारणाओं में देखा जाए जो विश्वास नहीं करते हैं, इन्होंने नहीं बताया, वो मतलब कि किसी धर्म को जो नहीं मानते उनके बारे में बताया। तो कितना है? 0.79 है जनसंख्या में, ये करोड़ में है। तो 0.7% इनकी क्या प्रतिशत है। और 10 की वृद्धि दर इनका हम नहीं बता सकते, इनका पता नहीं है। लिंगानुपात में क्या है? 992 है। और जिन्होंने धर्म नहीं बताया, मतलब ये कौन से धर्म से इन्होंने अपना धर्म ओपन नहीं किया, तो कौन, इनकी जनसंख्या कितनी है? 0.29 करोड़ है। और जो जनसंख्या प्रतिशत है इनकी कितनी है? 0.2% है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे डेटा नॉट अवेलेबल है। और कुल देखा जाए तो जनसंख्या कितनी है? 121.09। ये आपको याद रखना है, इतना याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.09 करोड़ है। और जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? 100%। और 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। और लिंगानुपात कितना है? 943 है। आगे हम देखते हैं वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या में 2001 से जो 2011 के दशक के दौरान हिंदू जनसंख्या के अनुपात में 0.5% की अंक गिरावट की गई, यानी 0.8% की अंक की गिरावट की गई पिछले तुलना में देखा जाए। और सिखों की जनसंख्या देखा जाए तो 0.2% की अंक यहाँ भी गिरावट की गई। और बौद्ध जनसंख्या में 0.1% अंक की गिरावट दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि जो 2001 से दौरान मुस्लिमों की जनसंख्या कुल जनसंख्या पर 8%, 0.8% अंक की वृद्धि हुई थी। तो यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ी हुई है और हिंदू संख्या घटी हुई थी, मतलब 0.7% अंक की गिरावट किया। और वहीं पर मुस्लिम की जो है 0.8% अंक की वृद्धि हुई है। इसी दौरान ईसाइयों और जैनों की जनसंख्या अनुपात में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार देश में शीर्ष 4 हिंदू बहुल जनसंख्या वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो 95.17% है। दादर एवं नगर हवेली में कितना है? 93.93% है। उड़ीसा में देखा जाए 93.63% तथा छत्तीसगढ़ में 93.25% है। देश में शीर्ष 4 मुस्लिम जो बहुल जनसंख्या वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा है? तो लक्षद्वीप में कितना है? 96.58% है। जम्मू कश्मीर में 68.31% है। असम में कितना है? 34.2%। और पश्चिम बंगाल में 27.01% मुस्लिम वाला क्षेत्र है। सामाजिक, आर्थिक, जाति आधारित जनगणना देखेंगे, जिसे
SECC 2011 कहते हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना वर्ष 1931 में की गई थी। यह स्वतंत्रता के पश्चात पहली सामाजिक आर्थिक जाति आधारित जनगणना है। इसकी शुरुआत 29 जून 2011 को पश्चिमी त्रिपुरा के संखोला ग्राम से की गई। कहाँ से की गई? पश्चिमी त्रिपुरा के जो संखोला ग्राम है वहां से शुरुआत की गई। सामान्य जनगणना जहां गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना आयुक्त के तत्वाधान में होती है, तो वहीं SECC ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं योजना आयोग, मतलब वर्तमान में अगर देखा जाए तो नीति आयोग द्वारा संपन्न की गई। सर्वेक्षण हेतु हासिम समिति, जबकि ग्रामीण हिस्से के सर्वेक्षण हेतु सक्सेना समिति की सिफारिश, मतलब जो कार्यप्रणाली थी, आमंत्रित की गई थी। यानी जो सर्वेक्षण हेतु ग्रामीण हिस्से में देखा जाए तो कौन सा है? शहर के लिए देखा जाए तो हासिम समिति, और ग्रामीण हिस्से सर्वेक्षण के लिए कौन सा? सक्सेना समिति की सिफारिश की गई। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सही पहचान की जाएगी। आइए हम देख लेते हैं कुछ और भी फैक्ट जो है महत्वपूर्ण। स्वतः बाहर किए गए परिवार और स्वतः जो शामिल किए गए परिवार, इनका देखिए क्या क्या है। निम्न प्रकार के आय निर्धारित से डिसाइड होता है। वाहन हो, ठीक है, 50,000 या अधिक सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, सरकारी कर्मचारी सदस्य, 10,000 से अधिक आय वाला कोई सदस्य, आय करदाता, व्यवसाय करदाता, 3 से अधिक कमरे वाला पक्का मकान हो, रेफ्रिजरेटर हो, लैंडलाइन पोल हो, सीमा से अधिक सिंचित भूमि हो। और दूसरा जो स्वतः शामिल की गए हैं, सरल या मकान रहित परिवार, बेरोजगार या दान पर निर्भर, मैनुअल सफाई कर्मचारी, बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए आदिम या आदिवासी समूह जो होते हैं। आदिवासी समूह, अनुसूचित जनजातियों में भी बेहद गरीब लोगों को इस वर्ग में शामिल किया गया है। इनकी पहचान निम्न आधारों पर की जाती है। तो आदिवासी किसे कहते हैं? जो अनुसूचित जनजाति हैं उनसे भी जो गरीब होते हैं उन्हें आदिवासी समूह की गए हैं। तो इसका कैसे पहचान की जाती है? खेती के लिए पूर्ण कृषि स्तर की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। मतलब जो कृषि के लिए आजकल बहुत ही योजना चल रही है, उनको उसका लाभ नहीं मिलता, वो अभी आज भी पुराने तरीके से किसानी करते हैं। साक्षरता का बेहद निम्न स्तर हो, समूह की जनसंख्या में गिरावट या स्थिरता हो, मतलब जो उनकी जनसंख्या है उसमें गिरावट हो या वहीं पर बनी रहे। सर्वाधिक वंचित परिवारों को BPL की सूची में शामिल करने एवं सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने के संबंध में सबसे पहले विचार किया जाएगा। तो जो 2000 के प्रमुख निष्कर्ष क्या है? कुल 24.44 करोड़ परिवार में से 17.9 करोड़ यानी 73.3% जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, और 17.9 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से भी 10.7 करोड़ परिवार वंचित माने गए हैं। और 13% ग्रामीण परिवार जो कच्चे मकान और झोपड़े में रहते हैं। 30% ग्रामीण परिवार जिसके पास मकान है लेकिन कृषि भूमि नहीं है, शारीरिक श्रम के कार्य पर आधारित है। 36% ग्रामीण जो असाक्षर है। शेष 64% साक्षरों में भी लगभग 21% ने प्राथमिक शिक्षा भी पूर्ण नहीं की है। लगभग 1.80 लाख परिवार आजीविका के लिए हाथ से मैला ढोने के बाध्य है। संख्या के घटते क्रम में अगर देखा जाए तो राज्य में है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, पंजाब। भारत की 0.1% जनसंख्या समलैंगिक वर्ग के अंतर्गत शामिल है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम आपको फैक्ट बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी चीज छूटने ना पाए। तब हम जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के बारे में अब देखते हैं। जन्म, मृत्यु एवं प्रवास जनसंख्या में परिवर्तन चाहे वृद्धि हो या कमी हो, ये 3 घटक हैं। कौन कौन से? अशोधित जन्म दर क्या होता है? किसी वर्ष में कुल जीवित जन्म, ठीक है, या कह सकते हैं वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, अर्थात प्रति 1000 पर जन्मे जीवित बच्चों की जनसंख्या थी। यहाँ पे जो 1000 है, यहाँ ध्यान रखिएगा एग्जाम में क्या कर देता है 100 कर देगा या 10,000 कर देगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा 1000 से मल्टीप्लाई होता है। और अशोधित मृत्यु दर क्या होता है, जिसे क्रूड डेथ रेट कहते हैं या CDR। अशोधित जन्म दर क्या होता है? CBR, क्रूड बर्थ रेट कहते हैं, ठीक है। कृषि वर्ष में मृतकों की कुल संख्या, ठीक है, अपान उस वर्ष की मध्य अनुमानित जनसंख्या, ठीक है, इंटू 1000 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ये भी क्या है, अर्थात प्रति
1000 पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या या मृतकों की संख्या। इसमें जीवित है तो इसमें क्या मृत्यु दर है, तो यहाँ पे मृतकों की संख्या होगी। एक स्थान से अन्य स्थान की ओर गमन करना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। यह स्थायी या अस्थायी भी हो सकता है। प्रवासियों का नए स्थान अर्थात गंतव्य स्थान पर गमन करना आप्रवास कहलाता है। उद्गम स्थान, ठीक है, उद्गम स्थान से अर्थात जहाँ रहते हैं उस स्थान से गमन करना या बाहर जाना क्या होता है, उत्प्रवास कहलाता है। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये डेफिनेशन है, उसको आप देख सकते हैं। ये एग्जाम में नहीं आएंगे, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस हम आपको डेटा बता रहे हैं ताकि आपको बाद में कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर, प्रतिकूल मौसमी दशाएं जो होती है, जो समय समय पर एकदम बेमौसम बारिश होने लगता है उसी को होते प्रतिकूल मौसमी दशाएं। प्राकृतिक आपदा, महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक अलगाव, अशांति आदि प्रतिकर्ष कारक हैं, अर्थात ये कारक उत्प्रवास को मजबूर करते हैं। रोजगार, बेहतर जीवन स्तर, अनुकूल जलवायु दशाएं, शांति, स्थायित्व, सामाजिक सौहार्द आदि अपकर्ष कारक हैं, अर्थात ये कारक क्या करता है, अप्रवास को प्रेरित करते हैं। जनसंख्या को प्राकृतिक वृद्धि दर देख लेते हैं। जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि दर है, नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, तो किसी स्थान की कुल जनसंख्या में एक निश्चित समय के बाद कुल जन्म और कुल मृत्यु के कारण आने वाले अंतर को जनसंख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। यानी जो जन्मे और जो मृत्यु हुए, जिनकी मृत्यु हुई, उनके अंतर जो बीच में आया उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। आगे हम देखते हैं प्राकृतिक वृद्धि दर कैसे निकालते हैं। जन्म की कुल जनसंख्या, ठीक है, माइनस मृत्यु की कुल जनसंख्या अपॉन आरंभिक वर्ष की कुल जनसंख्या है, इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 100 से मल्टीप्लाई किया गया, वहाँ क्या था, वहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया गया था। अब देखते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर क्या है। ठीक है, किसी जनसंख्या में एक निश्चित समय अवधि में अंतिम वर्ष की कुल जनसंख्या और प्रारंभिक वर्ष की कुल जनसंख्या में अंतर को प्रारंभिक वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके 100 से गुणा करके जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर को प्राप्त किया जा सकता है। यानी जो इसका फार्मूला है तो क्या है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर इक्वल टू निश्चित समयावधि में अंतिम वर्ष की जनसंख्या माइनस निश्चित समयावधि में प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या, निश्चित समयावधि में प्रारंभिक वर्ष की जनसंख्या इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो महत्वपूर्ण फार्मूला है, अब इसको ध्यान में रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम फार्मूला बता दिए क्योंकि क्या पता पीसीएस में आ जाए या हाई कोर्ट में आ जाए, फार्मूला पूछ ले। तो इसमें क्या है, शिशु मृत्यु दर में जो है देख लेते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखते हैं। सामान्य मृत्यु दर के अलावा शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर किसी भी देश में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थितियों को बेहतर संकेतक माने जाते हैं। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष या उससे भी कम आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। बाल मृत्यु दर में क्या होता है, प्रति 1000 जीवित, देखिए सभी प्रति 1000 पे ही है, प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चे में से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या आती है। इसमें जो शिशु मृत्यु दर होती है उसमें कितनी आयु होती है, उसमें से कितनी होती है, 1 वर्ष से या उससे अधिक। लेकिन जो बाल मृत्यु दर होती है उसमें आयु कितनी होती है, 5 या उससे अधिक आयु के जो बच्चे होते हैं उनको किया जाता है। अब मातृ मृत्यु दर क्या होती है, 1 लाख जीवित जन्मे पर माताओं की मृत्यु की संख्या होती है। ठीक है, जो एसआरएस बुलेटिन के अनुसार अगर 2016-18 जब देखा जाए दौरान तो 113 है, जो कि 2015 दौरान 122 थी। अब कुल प्रजनन दर क्या होती है, प्रति महिला द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या का औसत होता है। तो शिशु मृत्यु दर कितने होते हैं, 1 वर्ष से, बाल मृत्यु दर 5 वर्ष से होते हैं, मातृ मृत्यु दर क्या होती है, 1 लाख पे जो होते हैं माताओं की मृत्यु होती है। या कुल प्रजनन दर किस पे होती है, प्रति महिला द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या का औसत होता है। शिशु मृत्यु दर क्या होती है, 32,000 पे निकाला जाता है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर कितना है, 32,000 प्रति 1000। और बाल मृत्यु दर कितना है, 37 प्रति 1000 है। ठीक है, ये सोर्स से या सारस रिपोर्ट से लिया गया है, यूनिसेफ से रिपोर्ट लिया गया है। और जो कुल प्रजनन दर है कितना है, 2.2
बच्चे प्रति माता है। ये कहाँ से है? तो एसआरएस रिपोर्ट 2018 से लिया गया है। एसआरएस जो सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 के अनुसार अगर देखा जाए, भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कितना है? 48 प्रति हजार जीवित जन्म। जबकि न्यूनतम शिशु मृत्यु वाला दर राज्य कौन सा है? नागालैंड है। 4 प्रति हजार जीवित जन्म शिशु पे, ठीक है। तथा बड़े राज्यों में से केवल केरल में यह प्रति 7,000 जीवित जन्म दर्ज की गई, जो कि इकाई अंक में है। स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर वर्तमान तक IMR, CMR और MMR, हम इसका पीछे में बताया है कि IMR क्या है, CMR क्या है और MMR क्या है, की कमी आई है, जो यह दर्शाता है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं पोषण की स्थितियों में सुधार आया है। TFR में कमी यह दर्शाता है कि परिवार नियोजन के प्रयासों एवं शिक्षा जागरूकता के कारण जनसंख्या प्रबंधन में सकारात्मक परिणाम आए हैं। इसमें देख लेते हैं, एक सिद्धांत है माल्थस का। जनसंख्या सिद्धांत क्या करता है? ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस माल्थस ने 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर निबंध नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या सिद्धांत दिया। जनसंख्या सिद्धांत में क्या दिया? इस सिद्धांत के अनुसार जीविकोपार्जन के साधन में वृद्धि समांतर श्रेणी के अनुसार, जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी के अनुसार होती है। अर्थात लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की तुलना में बेहद तेजी से बढ़ेगी। इस जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप बीमारियां, अकाल, युद्ध आदि होंगे, जिसके कारण जनसंख्या में क्या है? अचानक कमी होगी। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति हम देख लेते हैं क्या है। जनसंख्या संबंधित चुनौतियों को देखते हुए स्वतंत्रता के बाद से ही एकीकृत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की आवश्यकता महसूस की गई और वर्ष 1952 में भारत विश्व का पहला देश था जिसने परिवार नियोजन संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की। 1976 में देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो 1976 में देश में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। खाद्य आपूर्ति से लेकर भूमि एवं संसाधनों की सीमितता के संदर्भ में जनसंख्या का नियोजन एवं प्रबंधन जनांकीय लाभांश को अर्थव्यवस्था की बेहतरी हेतु शामिल करने के लिए मानव संसाधन के विकास के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि सभी घटकों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई जाती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की प्रमुख विशेषताएं और लक्ष्य देख लेते हैं क्या है। परिवार नियोजन अपनाकर कुल प्रजनन दर TFR को 2010 तक कम करके प्रतिस्थापन स्तर अर्थात औसतन कितना है? 2.1 बच्चे प्रति माता तक लाना, ठीक है। लेकिन हालांकि 2018 में कितना थी? 2.2 है। 80% प्रसव अस्पतालों में और 100% प्रसव प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा करवाना। शिशु मृत्यु दर को 30 शिशु प्रति 1000 से भी कम करना, हालांकि 2018 में कितना है? 32 है। मातृ मृत्यु दर को 100 प्रति 1 लाख से कम करना, तो ये 2016-18 में कितना था? 113 था। सभी जन्म, मृत्यु, विवाह एवं गर्भधारण का पंजीकरण करना और टीके द्वारा रोकी जा सकने वाली बीमारियों के बचाव के लिए टीकाकरण करना। विवाह की उम्र की लड़की के मामले में 18 वर्ष तथा लड़के के मामले में 21 वर्ष होगी। प्रजनन नियंत्रण और विभिन्न प्रकार की गर्भ निरोधकों की उपलब्धता के विषय में जागरूकता फैलाना है। परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण से संबंधित सामाजिक क्षेत्र एवं कार्यान्वयन पर जोर देना। तो ये हमारा जो जनगणना से और शहरीकरण से जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमने सारे कवर कर दिए हैं। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर इसको याद नहीं होता तो एक से 2 बार आप वीडियो देखिए तो आपको सारा डेटा याद हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।